CEW 102 की कक्षा में आज हम किसी भवन के शयन कक्ष, ड्राइंग कक्ष, रसोई घर, स्नान घर आदि में वैद्युत वायरिंग की योजना बनाना अर्थात प्लानिंग ऑफ वायरिंग फॉर बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन एंड बाथरूम एटसेट्रा इन ए हाउस की चर्चा करेंगे। किसी भवन में वायरिंग की योजना बनाते समय उस विशेष कमरे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही वायरिंग की योजना बनानी चाहिए। हमें मकान मालिक, मुख्य अभियंता की आवश्यकताओं अथवा उनके निर्देशानुसार ही वायरिंग करनी चाहिए, जैसे कि टेलीफोन सॉकेट, इंटरनेट सॉकेट, टीवी सॉकेट, लाइट प्लग, पावर प्लग, फुट लाइट आदि की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए बैठक कक्ष में सजावटी लाइट कहाँ पर लगानी चाहिए। बाहर की सुरक्षा लाइट क्या दो जगह से नियंत्रित होनी चाहिए या नहीं। अतः इस अध्याय को पढ़ने पर आप निम्न बिंदुओं को समझ सकेंगे। किसी भवन में विभिन्न कक्षों में वायरिंग की योजना किस प्रकार से बनानी चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में किस भवन में कैसी वायरिंग करनी चाहिए व किस प्रकार हम अच्छी वायरिंग कम लागत व कम समय में कर सकते हैं। किसी भवन की आंतरिक वायरिंग की संस्थापना की योजना विद्युत उपभोग की सुविधा तथा मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए ही बनानी चाहिए। इस प्रकार अच्छी योजना बनाकर हम इस व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। भवनों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। आवासीय भवन, कार्यालय, व्यावसायिक भवन, सार्वजनिक भवन, औद्योगिक भवन व शिक्षण संस्थान भवन आदि। सभी उपरोक्त भवनों में विद्युत उपभोग की आवश्यकताएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, किंतु इस अध्याय में हम केवल आवासीय भवनों की विद्युत उपभोग की आवश्यकताओं का ही वर्णन करने का प्रयास करेंगे। किसी आवासीय भवन में निम्न कक्ष हो सकते हैं। शयन कक्ष अर्थात बेडरूम, भोजन कक्ष अर्थात डाइनिंग रूम, रसोई घर यानी किचन, स्नान घर बाथरूम, बैठक कक्ष, ड्राइंग रूम, आंगन, वरांडा, प्रसाधन अर्थात टॉयलेट्स, स्टोर, अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम, अन्य कक्ष आदि। तो आइए एक बार फिर दोहराते हैं कि किसी भी भवन में वायरिंग की योजना बनाते समय हमें निम्नलिखित संस्तुतियों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भवन की विद्युत आपूर्ति उस भवन के निकटतम विद्युत आपूर्तिकर्ता के खंभे द्वारा ही लेनी चाहिए। संयोजन सदैव मौसम रोधी अर्थात वेदर प्रूफ केबल द्वारा ही किया जाना चाहिए। केबल का आकार भवन के कुल संयोजित भार अर्थात कनेक्टेड लोड के आधार पर होना चाहिए तथा भवन की भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए कुल संयोजित भार से 50% या 100% अधिक क्षमता की केबल जो कि वोल्टतापात तथा अधिभार से मुक्त रहे का चयन करना चाहिए।
भवन का ऊर्जा मापी यंत्र ऐसी जगह लगाना चाहिए जो कि उपभोक्ता या मीटर रीडर की पहुंच में हो। मीटर की ऊंचाई सामान्यतः मुख्य स्विच बोर्ड से लगभग 25 सेंटीमीटर अधिक रखी जानी चाहिए। ऊर्जा मापी यंत्र खुली जगह में नहीं लगाना चाहिए तथा उस पर बारिश की बौछारों से बचाव के लिए शेड का प्रबंध भी करना चाहिए। ऊर्जा मापी यंत्र ऐसी जगह पर लगाया जाना चाहिए जिससे घर की गोपनीयता प्रभावित न हो। मुख्यतः मीटर को मुख्य द्वार के पास ही होना चाहिए तथा जिस भवन में आंगन का इंतजाम ना हो वहां खुली दीवार पर भी लगाया जा सकता है, परंतु उसकी सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए हमें उस मीटर को मीटर बॉक्स में लगाना चाहिए। बाजार में आजकल इस तरह के मीटर बॉक्स कवर के साथ बने हुए मिलते हैं। प्रकाश पंखा परिपथ में 3 पिन 5 एम्पियर सॉकेट तथा शक्ति परिपथ में 5 पिन 15 एम्पियर सॉकेट का ही उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक सॉकेट आउटलेट के बगल में उसका स्विच होना चाहिए जो कि उस सॉकेट को नियंत्रित कर सके। सॉकेट आउटलेट संस्थापना के समय उपभोक्ता की पूर्ण सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शयन कक्ष में प्रकाश का स्विच पलंग के पास से भी नियंत्रित हो सकने वाला होना चाहिए। घरेलू कमरों के अंदर सॉकेट आउटलेट सामान्य स्विच बोर्ड पर भी लगाने चाहिए। यदि घरेलू कमरों में सॉकेट आउटलेट फर्श के पास लगाना जरूरी हो तो उस स्थिति में बच्चों को ध्यान में रखते हुए अवरोधक युक्त अर्थात शटर्ड सॉकेट का प्रयोग करना चाहिए। कार्यालयों आदि में सामान्यतः सॉकेट आउटलेट फर्श के पास लगाए जाते हैं। यदि कोई उपकरण जिसकी धारा क्षमता 15 एम्पियर से अधिक है, जैसे कि एसी अर्थात एयर कंडीशनर, ऐसी जगह पर उसकी धारा क्षमता के अनुसार आईसीडीपी स्विच स्थापित किया जाना चाहिए तथा किसी भी हालत में 15 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट नहीं लगाना चाहिए। आजकल विभिन्न प्रकार के नए आधुनिक सॉकेट आउटलेट आते हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। स्नान घर में 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की ऊंचाई 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि गीजर का सॉकेट आउटलेट। रसोई घर, लिविंग रूम, आंगन, शयन कक्ष आदि में उपभोक्ता के आवश्यकता अनुसार ही उपभोग बिंदुओं की व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम पंखे से संबंधित कुछ संस्तुतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः एक कमरे में एक ही पंखा लगाया जाना चाहिए जो कि सीलिंग रोज के द्वारा संयोजित किया जाना चाहिए। छत का पंखा जमीन से लगभग 2.75 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। छत के पंखे रसोई घर, स्नान घर आदि स्थानों पर नहीं लगाए जाने चाहिए। निकास पंखा शौचालय में उपभोक्ता की इच्छा अनुसार लगाया जा सकता है। छोटे निकास पंखे 200 मिलीमीटर से लेकर 380 मिलीमीटर तक रसोई घर या बड़े भवन इत्यादि जगहों पर लगाए जा सकते हैं। निकास पंखा छत से लगभग आधा मीटर नीचे लगाया जाना चाहिए। छत के पंखों का आकार कमरों के आकार, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के आधार पर
निर्भर करता है, जिसको हम निम्न तालिका द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे 36 इंच का पंखा अर्थात 900 मिलीमीटर का पंखा 2.5 मीटर गुणा 2.5 मीटर गुणा 3 मीटर के छोटे कमरों व छोटी दुकानों के लिए उपयुक्त रहता है। इसी प्रकार 48 इंच यानी 1200 मिलीमीटर का पंखा 3 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 3 मीटर ऊंचाई वाले शयन कक्ष व दुकानों आदि के लिए उपयुक्त रहता है। 56 इंच यानी 1400 मिलीमीटर का पंखा 3.5 मीटर गुणा 3.5 मीटर गुणा 3 मीटर ऊंचाई वाले कमरों में अर्थात बड़े कमरे, कक्षा, कार्यशालाएं, बैठक कक्ष इत्यादि में उपयुक्त रहता है। 60 इंच यानी 1500 मिलीमीटर का पंखा 4 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 3.5 मीटर ऊंचाई वाले कारखाने, सिनेमाघर, प्लेटफॉर्म इत्यादि में उपयुक्त रहता है। तो आइए अब हम स्विच बोर्ड से संबंधित कुछ संस्तुतियों को फिर दोबारा से दोहराएंगे। स्विच बोर्ड की ऊंचाई उपभोक्ता की पहुंच में होनी चाहिए। स्विच बोर्ड कमरे के अंदर दरवाजे के पास में बाईं तरफ होना चाहिए ताकि रात में कोई असुविधा ना हो। मुख्यतः स्विच बोर्ड एक पल्ले के दरवाजे में खुलने की दिशा के विपरीत दिशा में लगाए जाने चाहिए। स्विच बोर्ड की ऊंचाई फर्श से लगभग 1.25 मीटर होनी चाहिए। स्विच को आवश्यक रूप से फेज तार पर ही लगाना चाहिए ताकि स्विच बंद होने पर उपकरण में कोई विद्युत धारा ना बहे, जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। स्विच बोर्ड का आकार उस पर लगने वाले उपसाधनों के आकार तथा संख्या पर निर्भर करता है। स्विच बोर्ड की स्थापना गैस चूल्हे या सिंक के पास नहीं करनी चाहिए। स्विच बोर्ड में नियॉन सूचक का प्रयोग भी किया जा सकता है ताकि बिजली की स्थिति का पता चलता रहे। स्विच बोर्ड निम्न विधियों द्वारा लगाए जा सकते हैं। दीवार की सतह पर व दीवार की सतह के नीचे। स्विच बोर्ड मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। टीक लकड़ी के बोर्ड, इन्हें हम सतह वायरिंग में प्रयोग करते हैं। माइल्ड स्टील के बोर्ड, इन्हें हम सतह के नीचे चलने वाली वायरिंग में प्रयोग में लाते हैं। फ्लोर बॉक्स और पॉपअप बॉक्स, आजकल इनका उपयोग अत्याधुनिक जगहों पर किया जा रहा है। इसमें एक बटन होता है जिसको दबाने से ये बॉक्स अपने आप खुल जाता है। हमें वायरिंग के लिए बोर्ड की संस्थापना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बोर्ड किस पदार्थ से बना है, लकड़ी, पीवीसी या धातु। इसका आकार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में व बोर्ड की दीवार की मोटाई मिलीमीटर में। सामान्यतः वायरिंग में निम्न आकार के टीक लकड़ी के बोर्ड प्रयोग में आते हैं। लकड़ी के बोर्ड के आकार लंबाई गुणा चौड़ाई से संबंधित एक सामान्य तालिका नीचे दी जा रही है।
आइए अब हम विभिन्न विद्युत उपभोग बिंदुओं से संबंधित एक तालिका का अध्ययन करेंगे। सामान्य घर में विभिन्न कक्षों में विद्युत उपभोग बिंदुओं की संख्या निम्न प्रकार से रखी जा सकती है। शयन कक्ष 3 मीटर गुणा 3 मीटर। ऐसे कक्ष में एक प्रकाश बिंदु, एक ट्यूबलाइट, एक 5 एम्पीयर का सॉकेट व एक मध्यम आकार के पंखे का चयन किया जा सकता है। शयन कक्ष 4 मीटर गुणा 4 मीटर। ऐसे कक्ष में एक प्रकाश बिंदु, एक ट्यूबलाइट, 2 5 एम्पीयर के सॉकेट व एक मध्यम आकार के छत के पंखे को लगाया जा सकता है। शयन कक्ष 5 मीटर गुणा 4 मीटर। ऐसे कक्ष में एक प्रकाश बिंदु, एक ट्यूबलाइट, एक 5 एम्पीयर सॉकेट, एक 15 एम्पीयर सॉकेट, एक बड़े आकार के छत के पंखे को लगाया जा सकता है। अब यदि शयन कक्ष और बड़ा है, यानी 6 मीटर गुणा 4 मीटर का, तब प्रकाश बिंदु 1, ट्यूबलाइट 1, 5 एम्पीयर सॉकेट 2, 15 एम्पीयर सॉकेट 1 व छत का मध्यम आकार का पंखे 2 लगाए जा सकते हैं। बैठक कक्ष मध्यम आकार। ऐसे कक्ष में एक प्रकाश बिंदु, 2 ट्यूबलाइट, 2 5 एम्पीयर के सॉकेट, एक 15 एम्पीयर का सॉकेट व एक छत का बड़ा पंखा लगाया जा सकता है। यदि बैठक कक्ष बड़े आकार का है, तब 2 प्रकाश बिंदु, 2 ट्यूबलाइट, 2 5 एम्पीयर के सॉकेट, एक 15 एम्पीयर का सॉकेट व एक छत का बड़ा पंखा लगाया जा सकता है। बैठक व भोजन कक्ष अर्थात ड्राइंग कम डाइनिंग रूम में एक प्रकाश बिंदु, 2 ट्यूबलाइट, 2 5 एम्पीयर के सॉकेट, एक छत के मध्यम आकार का पंखा व एक छत का बड़े आकार का पंखा भी लगाया जा सकता है। रसोई कक्ष। रसोई कक्ष में एक प्रकाश बिंदु, एक 5 एम्पीयर का सॉकेट आउटलेट, एक 15 एम्पीयर का सॉकेट आउटलेट, एक निकास पंखा छोटे आकार का लगाया जा सकता है। स्नान घर। स्नान घर में एक प्रकाश बिंदु लगाया जा सकता है व एक 15 एम्पीयर का सॉकेट आउटलेट गीजर आदि के उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। घर के विभिन्न हिस्सों में हमें अलग अलग श्रेणी के प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता होती है। भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत रिकमेंडेड लेवल ऑफ लाइट इन फॉलोइंग लोकेशंस की तालिका से हमें प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाने में बहुत सहायता मिलती है। जैसे प्रवेश द्वार पर हमको 100 लक्स की प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता होती है। बैठक कक्ष में 300 लक्स के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भोजन कक्ष में 150 लक्स की, सामान्य शयन कक्ष में 300 लक्स की, खेल कक्ष में 100 लक्स की, टेबल गेम्स 300 लक्स की, रसोई घर में 200 लक्स की, अध्ययन कक्ष में 300 लक्स की, सीढ़ियां आदि पर 100 लक्स की, कार्यशाला में 200 लक्स की, सिलाई घर अर्थात टेलरिंग हाउस में 700 लक्स की, स्नान घर में लगे दर्पण पर 300 लक्स की व स्नान घर में 100 लक्स की प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता होती है। आइए अब हम देखेंगे कि शयन कक्ष में वायरिंग की योजना बनाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शयन कक्ष में सामान्यतः एक प्रकाश बिंदु होता है, जिसे कि उपभोक्ता की सुविधा अनुसार हम बढ़ा भी सकते हैं। शयन कक्ष में सामान्यतः 2 से 3 5 एम्पीयर सॉकेट और एक 15 एम्पीयर का सॉकेट लगाया जा सकता है।
सामान्यतः शयन कक्ष में 300 लक्स की प्रकाश तीव्रता होनी चाहिए। शयन कक्ष में बेड लाइट का स्विच पलंग के पास लगाना चाहिए तथा इसे 2 मार्गीय व्यवस्था से जोड़ना भी चाहिए। उपभोक्ता की सुविधा अनुसार इंटरनेट सॉकेट, टीवी सॉकेट, टेलीफोन सॉकेट आदि भी लगाए जा सकते हैं। सामान्यतः शयन कक्ष में एक ही छत का पंखा लगाया जाता है, पर उपभोक्ता की इच्छा अनुसार इसे घटा व बढ़ा भी सकते हैं। आजकल ऐसे पंखे भी आते हैं जिनमें प्रकाश व्यवस्था भी होती है। सामान्यतः शयन कक्ष में एक ट्यूबलाइट लगाई जाती है, जिसे हम उपभोक्ता की इच्छा अनुसार घटा व बढ़ा भी सकते हैं। शयन कक्ष की वायरिंग की योजना बनाते समय उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति का ध्यान भी रखना चाहिए व कार्य को मितव्ययता से करना चाहिए। आजकल ऊर्जा संरक्षण को देखते हुए CFL का प्रयोग बहुतायत में होने लगा है। अब हम बैठक कक्ष में वायरिंग की योजना बनाने में ध्यान रखने योग्य बातों की चर्चा करेंगे। इस कक्ष में आकर्षक वायरिंग करनी चाहिए। इस कक्ष में सामान्यतः 2 प्रकाश बिंदु होने चाहिए, जिसे हम उपभोक्ता की सुविधा अनुसार बढ़ा व घटा भी सकते हैं। इस कक्ष में सामान्यतः एक 5 एम्पीयर और एक 15 एम्पीयर सॉकेट होना चाहिए व इस कक्ष में सामान्यतः 300 लक्स की प्रकाश तीव्रता होनी चाहिए। इस कक्ष में सामान्यतः 2 छत के पंखे होने चाहिए, जिन्हें हम उपभोक्ता की इच्छा अनुसार घटा व बढ़ा भी सकते हैं। टीवी सॉकेट, टेलीफोन सॉकेट आदि उपभोक्ता की सुविधा अनुसार लगाए जा सकते हैं। इस कक्ष में सामान्यतः 2 ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, जिन्हें हम उपभोक्ता की सुविधा अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे कक्ष में सजावटी लाइट फिटिंग का उपयोग किया जाता है तथा दीवारों के रंगों से मिलते जुलते उपसाधनों को उपयोग में लाने से कक्ष की सुंदरता भी बढ़ जाती है। अब हम भोजन कक्ष में वायरिंग की योजना बनाने से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इस कक्ष में सामान्यतः एक प्रकाश बिंदु होता है, क्योंकि इस कक्ष में अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस कक्ष में सामान्यतः एक छत का पंखा होता है। इस कक्ष में सामान्यतः एक 5 एम्पीयर और एक 15 एम्पीयर का सॉकेट लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ उपकरण जैसे फ्रिज, हीटर, मिक्सी आदि भी कभी-कभी इसी कक्ष में रखे जाते हैं। इस कक्ष में सामान्यतः एक ट्यूबलाइट अथवा CFL उपभोक्ता की इच्छा अनुसार लगा सकते हैं, जो कि भोजन मेज के ऊपर लगाई जानी चाहिए। इस कक्ष में वायरिंग की योजना बनाते समय मितव्ययता का ध्यान रखना चाहिए। अब हम रसोई घर में वायरिंग से संबंधित कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इस कक्ष में सामान्यतः एक प्रकाश बिंदु होता है व इसमें एक निकास पंखा होना चाहिए, जो कि उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। रसोई में एक 5 एम्पीयर और एक 15 एम्पीयर का सॉकेट भी होना चाहिए। इस कक्ष में सामान्यतः एक ट्यूबलाइट अथवा बल्ब उपभोक्ता की इच्छा अनुसार लगाया जाना चाहिए। रसोई में बल्ब, ट्यूबलाइट चूल्हे के ठीक ऊपर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि खाना बनाते समय
विभिन्न गैसें बल्ब को प्रभावित करती हैं तथा वर्षा ऋतु में कीट पतंगों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। रसोई कक्ष में सामान्यतः 200 लक्स की प्रकाश तीव्रता होनी चाहिए। अब हम स्नान घर की वायरिंग की योजना बनाने में उपयोग में आने वाले कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इस कक्ष में एक निकास पंखा लगा सकते हैं, जबकि स्नान घर के साथ शौचालय भी जुड़ा हुआ हो। स्नान घर में एक प्रकाश बिंदु होना चाहिए। वह इस कक्ष में एक 15 एम्पियर का सॉकेट भी होना चाहिए, जो कि स्नान करने की जगह से कुछ दूरी पर होना चाहिए, ताकि पानी की बूंदें उस पर ना पड़ें। स्नान घर में सामान्यतः 100 लक्स की प्रकाश तीव्रता होनी चाहिए। स्नान घर में विशेष प्रकार के होल्डर अर्थात शाउडेड होल्डर का प्रयोग किया जाता है। इस कक्ष में स्विच स्नान घर के बाहर लगाया जा सकता है। सामान्यतः यहाँ फ्लश प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि अध्ययन कक्ष में वायरिंग की योजना किस प्रकार बनानी चाहिए। इस कक्ष में एक ट्यूबलाइट होनी चाहिए व इस कक्ष में एक 5 एम्पियर का सॉकेट भी लगाया जाना चाहिए। अध्ययन कक्ष में सामान्यतः 300 लक्स की प्रकाश तीव्रता होनी चाहिए। आजकल कंप्यूटर का प्रचलन हो जाने से कंप्यूटर की वायरिंग व्यवस्था भी उपभोक्ता की इच्छा अनुसार की जा सकती है। प्रसाधन कक्ष में वायरिंग की योजना बनाने में हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस कक्ष में एक प्रकाश बिंदु होना चाहिए तथा एक ट्यूबलाइट या एक बल्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस कक्ष में एक छोटा निकास पंखा उपभोक्ता की इच्छा अनुसार लगाया जा सकता है। सारांश। आज इस अध्याय में हमने सीखा कि हमें आवासीय भवन में वायरिंग की योजना किस प्रकार बनानी चाहिए, जिससे कि हमें भविष्य में कोई असुविधा ना हो और हम उपभोक्ता के बजट के अनुसार उसे अच्छी से अच्छी वायरिंग प्रदान कर सकें। कक्षा कार्य। विद्यार्थी कृपया बताएं कि ऊर्जा मापी यंत्र कहां लगाना चाहिए व बैठक कक्ष में वायरिंग की योजना बनाने में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।